आज हम तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके फंडामेंटल्स मुझे काफी स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल्स ही नहीं, इन कंपनीज में एक और चीज है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, वो है इनका ग्रोथ का पोटेंशियल। ये तीनों स्मॉल और मिड कैप की कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप इनके बिजनेस को थोड़ा सा करीब से देखते हैं तो अगले 3 से 5 साल में इनके सामने काफी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों कंपनीज बिल्कुल अलग अलग बिजनेस में काम करती हैं। पहली कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी कंपनी ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री के पीछे एक टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह कंपनी काम कर रही है। वहीं तीसरी कंपनी ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक की बढ़ते हुए डिमांड्स की फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि ये तीनों कंपनीज आखिर में कौन सी हैं और इनके बिजनेस में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इसे अगले 3 से 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से ट्रैक कर रहा हूं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली कंपनी की, राम रत्ना वायर्स। अब अगर आप इस कंपनी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर में करती क्या है। राम रत्ना वायर्स मेनली कॉपर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को बनाती है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर, मोटर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल अप्लायंस में यूज होता है। अब यहाँ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। ये सभी चीज का कॉम्बिनेशन और इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट और वायर का डिमांड चाहिए। तो मुझे यहाँ सिर्फ कंपनी की करंट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रहा है। और लेटेस्ट नंबर्स तो और भी ज्यादा स्ट्रांग था। Q1 FY27 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 1853 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 89% ज्यादा था। ऑपरेटिंग इबिटा करीब 106% से बढ़ा है और प्रॉफिट लगभग 128% से बढ़ के 35 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। लेकिन मेरे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कंपनी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग वाइंडिंग वायर बिजनेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहती है। कॉपर ट्यूब हो गया और दूसरे वैल्यूएबल एडिशनल प्रोडक्ट्स पे भी कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। और अगर कंपनी आने वाले कुछ सालों में सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी इंप्रूव करती है तो ग्रोथ की जो क्वालिटी होगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ रिस्क भी है। कॉपर का प्राइस हो गया, मार्जिन हो गया, वर्किंग कैपिटल और एग्जीक्यूशन, इन सबको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए राम रत्ना वायरिंग की स्टोरी सिर्फ एक वायर कंपनी की तरह नहीं, ये इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से जुड़ी हुई स्टोरी लग रही है। देखिए, मैं अपना रिसर्च और थॉट प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता हूं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टर्स बन सके। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी पे और यहाँ बिजनेस बिल्कुल अलग है। दूसरी कंपनी है टीवीओ तक और टीवीओ तक का नाम सुन के आपको शायद लगेगा कि ये एक नॉर्मल ट्रैवल कंपनीज है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनीज खुद कोई होटल और फ्लाइट को ऑपरेट नहीं करती है। टीवीओ बेसिकली एक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह कंपनी काम करती है। मतलब ट्रैवल बायर्स और सप्लायर्स के बीच ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने का काम करती है। अब इसे एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं, अगर दुनिया में ट्रैवल्स बढ़ता है, होटल्स की बुकिंग बढ़ती है, फ्लाइट्स और ट्रैवल के पैकेज का डिमांड बढ़ता है, तो इसके पूरे इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेगा। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म इतने ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है तो उनका बिजनेस भी आने वाले समय में स्केल करने की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यही मुझे टीवीओ में इंटरेस्टिंग लगता है। और कंपनी का स्केल भी छोटा नहीं है। टीवीओ के मुताबिक उनके प्लेटफॉर्म 1,59,000 से ज्यादा ट्रैवल बायर्स को 100 से ज्यादा कंट्रीज से लाखों ट्रैवल सप्लायर्स को कनेक्ट करती है। लेटेस्ट क्वार्टर में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। Q1 FY27 में रेवेन्यू करीब 926 करोड़ रहा है, जो लगभग 81% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इबिटा करीब 86% से बढ़ के 138 करोड़ के आसपास में पहुंच गया है। पैट करीब 47% बढ़ के 83 करोड़ हो गया है। अब यहाँ एक और चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है इस कंपनी में, कंपनी का होटल और पैकेजिंग बिजनेस तेजी से स्केल कर रहा है और हाई मार्जिन बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आप टीवीओ को सिर्फ एक ट्रैवल स्टॉक्स की तरह देख रहे हैं तो शायद आप इस पूरे स्टोरी को समझ नहीं पाए हैं।
मुझे यहाँ असली अपॉर्चुनिटी ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी है। ट्रैवल इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इवेंट, करेंसी और कंज्यूमर स्पेंडिंग से प्रभावित हो सकता है। इसलिए ग्रोथ नंबर्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन आगे कंपनी इस ग्रोथ को लेके कितनी एफिशिएंटली मेंटेन कर पाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं तीसरी कंपनी पे, और ऑनेस्टली इस कंपनी का बिजनेस को समझना काफी ज्यादा आसान है। तीसरी कंपनी है शैडोफैक्स। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग को करते हैं, क्विक कॉमर्स से हम सामान को मंगाते हैं, ऑनलाइन काफी ज्यादा यूज होता है, D2C ब्रांड से प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, लेकिन ये सामान हमारे घर तक पहुंचता कैसे है? यहीं से लॉजिस्टिक कंपनी का रोल आता है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लेड लॉजिस्टिक कंपनी है जो ई-कॉमर्स, D2C, हाइपर लोकल और क्विक कॉमर्स जैसे सेगमेंट में डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगता है, इंडिया में ऑनलाइन कंजप्शन बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, क्विक कॉमर्स भी बढ़ रहा है, काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे जैसे कस्टमर्स फास्ट डिलीवरी का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। मतलब ग्रोथ सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं, उनके पीछे की लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से है, और यहाँ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। और शैडोफैक्स का लेटेस्ट नंबर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। Q1 FY27 में रेवेन्यू करीब 1324 करोड़ रहा, जो लगभग 66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट करीब 66 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर्स में करीब 9 करोड़ था। यानी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट में भी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। कंपनी एक्सप्रेस और हाइपर लोकल दोनों सेगमेंट में स्केल कर रही है। अब यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कंपनी इस ग्रोथ को आने वाले 3 से 5 साल तक मेंटेन कर सकेगी? क्योंकि लॉजिस्टिक बिजनेस में कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। डिलीवरी कॉस्ट हो गया, मैन पावर कॉस्ट हो गया, मार्जिन और एग्जीक्यूशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन इंडिया का अगर डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम लगातार ग्रो करता है तो लॉजिस्टिक का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, और यही वजह है कि शैडोफैक्स मुझे एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी लगता है। तो ये थी वो तीनों कंपनीज, रामरत्ना वायर्स, टीवीओ तक और शैडोफैक्स। तीनों का बिजनेस बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों में एक कॉमन चीज मुझे दिखाई देती है, वो है फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रामरत्ना वायर्स जो है वो इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से जुड़ी हुई है। टीवीओ तक ग्लोबल ट्रैवल और ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, और शैडोफैक्स ई कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, और डिजिटल कंजप्शन के पीछे बनने वाले जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो उससे जुड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों स्टॉक गारंटेड मल्टीबैगर्स हैं, ऐसा कोई भी क्लेम करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस को ट्रैक करते हैं तो मुझे लगता है कि इन तीनों कंपनीज को समझना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन स्टॉक प्राइस से पहले बिजनेस की ग्रोथ आती है, और बिजनेस की ग्रोथ को समझना है तो सिर्फ आज के नंबर्स को देखना नहीं चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि आगे 3 से 5 साल में कंपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और यही चीज मैं इन तीनों कंपनीज में देख रहा हूं। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस फोकस स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।